हाँ भाई, नमस्कार सभी को। कैसे हो सब लोग? ठंड ज़बरदस्त करवा रखी है। कि तब बर्फ़ पड़ रही है, कि तब बारिश हो रही है। चलो आज करते हैं करंट अफेयर। कौन कौन सी तारीख के? 28, 29, 30 तारीख के। ये भाई ऐसे क्वेश्चन है रिसेंट में जो अभी जो जो लेटेस्ट घटनाएं घटी हैं, या फिर जो चक्र चक्र चल रहा है उसकी उसकी घटनाएं हैं ये मुख्य। तो इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, फॉरेस्टर के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलो आज वो करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। 39वां जो सूरजकुंड मेला लग रहा है अभी ये फरीदाबाद में, जो कल से शुरू हो जाएगा, आज 30 है तो 31 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 14 फरवरी तक चलेगा। तो उसमें पूछा है कि कितने देश भाग लेंगे। तो उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 100, दूसरा ऑप्शन जो है वो है 48, तीसरा ऑप्शन है वो है 50, चौथा ऑप्शन है वो है 110। तो इसमें जो है ना 50 के करीब जो है देश भाग लेंगे, और 50 जो देश हैं उनके 800 कलाकार भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। और अपना जो पार्टनर कंट्री हो तो आपको पता है मिस्र है अब की बार। और जो अपने थीम राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है और मेघालय है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। सूरजकुंड मेले की थीम क्या है? अब की बार जो सूरजकुंड मेले की थीम है, या जो टैगलाइन कह लीजिए, या उसको उसके बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि अब जो है ना धीरे धीरे पैटर्न चेंज होता जा रहा है सवालों का। पहले पूछते थे कि अतिथि कौन है, पार्टनर कंट्री कौन है, लेकिन अब जो है ना हटके क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। तो सूरजकुंड मेले की थीम क्या है? ऑप्शन ए है देशों में देश हरियाणा, ऑप्शन बी है विरासत से समृद्धि तक, ऑप्शन सी है हर रंग में भारत, हर कोने में संस्कृति, ऑप्शन डी है लोकल से ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? और इसका आंसर होगा डी, लोकल से ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। क्योंकि आपको पता है सूरजकुंड का जो मेला है वो किस चीज़ का मेला है? वो है मोस्टली हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनाई गई वस्तुएं उनका। और वो क्या है कि हमारे लोकल लोग, लोकल कारीगर बनाते हैं। सभी देशों के लोकल कारीगर बनाते हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। और उसको विश्व स्तरीय तक पहुँचाने का काम क्या कौन करता है? हमारा सूरजकुंड का मेला करता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में कहाँ पर 7 पूर्व महंतों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? प्राण प्रतिष्ठा कहाँ की गई है? ये जो महंत थे ये किससे रिलेटेड हैं? ये हैं जो हमारा नाथ संप्रदाय का मठ है उससे रिलेटेड हैं ये, ठीक है ना। और जो हमारा स्थल बोहर में जो इनका डेरा है, जो इनका संप्रदाय है नाथ संप्रदाय का, तो वो स्थल बोहर में इनका मठ है, ठीक है ना। पहला जो ऑप्शन है वो है करनाल, ऑप्शन बी है सोनीपत, ऑप्शन सी है रोहतक, ऑप्शन डी है अम्बाड़ा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सोनीपत। और सोनीपत में भी कहाँ की गई है? सोनीपत में मुरथड़ में नागा बाबा का डेरा है, जहाँ पे इन 7 महंतों के जो है प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और मेन बात इसमें ये है कि इसमें जो मुख्य अतिथि आए हैं वो कौन है? मुख्य अतिथि आए थे इसमें अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी, क्योंकि वो भी नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। और जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके जो प्रमुख हैं फिलहाल मोहन भागवत जी, वो आए थे, ठीक है। और जो कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी वो की थी महंत बालकनाथ ने, जो अभी अस्थल बोहर मठ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करनाल का जो बासताड़ा टोल है उस पर 26 जनवरी से कौन सी प्रणाली लागू हुई है? तो ऑप्शन है कैशलेस मूवमेंट, ऑप्शन बी है नो कैश नो एंट्री, ऑप्शन सी है मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम, ऑप्शन डी है स्वचालित टोल संग्रह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम। क्या है ये मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम? मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम में ये है कि आपको टोल पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके नंबर प्लेट से आपका टोल कट जाएगा, आपके नंबर प्लेट से और आपके फास्टैग से। इसमें जो है इंसानों की ज़रूरत कम पड़ेगी, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। और हरियाणा जो है इसको लागू करने वाला, जो ये करनाल का बासताड़ा टोल है इसको लागू करने वाला देश का दूसरा टोल टैक्स है, ठीक है ना। इसमें मानव हस्तक्षेप नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MLFF ये वही है जो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बात की थी। मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम में किस तकनीक का उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए है मैनुअल रजिस्टर। भाई मैनुअल रजिस्टर का तो क्या करेंगे, मैनुअल रजिस्टर चाहिएगा तो फिर मानव हस्तक्षेप चाहिएगा। ऑप्शन बी है GPS, ऑप्शन सी क्या है ANPR कैमरा प्लस सेंसर, ऑप्शन डी है कागज पर्ची। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ANPR कैमरा और कुछ सेंसर लगेंगे, ठीक है ना। और यह दूसरा देश का ऐसा टोल होगा जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है ANPR की फुल फॉर्म क्या होती है? ANPR कैमरा जो होता है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। ऐसा कैमरा होता है जो अपने आप जो प्लेट को, नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है ना। ओके।
और यह देश का दूसरा टोल है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद जो पहला टोल है, मेन बात ये कि पहला टोल है जिसने ये प्रणाली लागू की है, वो कौन सा टोल है? वो टोल है गुजरात का चौरसिया टोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यार ये आज ना बीच में ब्लैंक स्लाइड छूट गई कुछ, तो ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ली थी, लेकिन फिर एक्सप्लेन मैंने इसमें टाइप करके ही कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा में आदि बद्री से किस मंदिर तक रोपवे बनाने की घोषणा हुई है? अभी आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव शुरू हुआ था, तो उसी के अंदर ये घोषणा की गई थी। आदि बद्री आपको पता है सरस्वती से रिलेटेड बहुत पुराना गाँव है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कपाल मोचन मंदिर, ऑप्शन बी है माता मनसा देवी मंदिर, और ऑप्शन सी है मंत्रा देवी मंदिर, ऑप्शन डी है शीतला माता मंदिर। तो जिसका आंसर होगा वो होगा मंत्रा देवी मंदिर। मंत्रा देवी मंदिर कहाँ है? आदि बद्री में ही स्थित है। और जो अपने पर्यटन मंत्री हैं, विरासत एवं पर्यटन मंत्री हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, गोहाना से एमएलए हैं जो, ठीक है ना, उन्होंने ये घोषणा की है। क्या है कि जो मंदिर है ना आदि बद्री के अंदर, वो 4 किलोमीटर दूरी पर है, थोड़ी सी हाइट पे, और 4 किलोमीटर दूरी पे है। इसलिए वहाँ पे जो है रोपवे की शुरुआत की जा रही है, ताकि जो पर्यटक आएँ और भी अन्य लोग आएँ, जो देखने आएँ, जो धार्मिक लोग आएँ, उनको परेशानी ना हो। और इससे क्या है कि टूरिज़्म को भी फ़ायदा मिलेगा, टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा सरकार ने एक नई SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स स्थापित करने की योजना बनाई है। इसमें अधिकतम संख्या किसकी होगी? ये क्वेश्चन किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना डिजास्टर मैनेजमेंट से और इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा पीछे के एग्जाम में भी। ठीक है ना, तो इसके ऑप्शन है, पहला है ए पूर्व सैनिक, या भाई पूर्व सैनिक इसमें ज़्यादा भर्ती करे जाएंगे। ऑप्शन बी है पुलिस के जवान ज़्यादा भर्ती करे जाएंगे, या फिर ऑप्शन सी है स्वयंसेवक भर्ती करे जाएंगे, या ऑप्शन डी है अग्निवीर भर्ती करे जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें अग्निवीर भर्ती करे जाएंगे। ज़्यादातर जो है अग्निवीर वो भर्ती करे जाएंगे। और दूसरी बात ये कि एक QRT जिसको हम बोलते हैं क्विक रेस्पॉन्स टीम, ये हर डिवीज़न पे बनाई जाएगी। हर डिवीज़न में एक QRT बनाई जाएगी जिसको हम बोलेंगे क्विक रेस्पॉन्स टीम। अगर कोई भी आपदा या फिर कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि वहाँ पे मदद की ज़रूरत है, तो जो क्विक रेस्पॉन्स टीम है वो तुरंत जो है रेस्पॉन्स करेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं, जो राज्य स्तर पर महोत्सव होते हैं या फिर कोई आयोजन होता है जो राज्य स्तरीय होता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को पूछा जा रहा है आजकल। तो ये क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन है वो है कुरुक्षेत्र, बी है राज्य भवन, सी है विधानसभा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार किया गया था, का आयोजन किया गया था, ये किया गया था कहाँ पे? हमारे हरियाणा की विधानसभा के अंदर। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा बिजली उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक लागू करने वाला कौन सा राज्य बनेगा? जो हमारे बिजली उपभोक्ता हैं, जितने भी हमारे राज्य में बिजली उपभोक्ता हैं, उनकी संतुष्टि के लिए एक इंडेक्स बनाया जाएगा जिसमें कुछ सवाल डाले जाएंगे कि आपकी शिकायतों का सॉल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिजली की क्वालिटी से, बिजली के टाइमिंग से आप लोग सेटिस्फाई हैं या नहीं। तो ऐसा सूचकांक लागू करने वाला हरियाणा जो है पूरे भारत का पहला राज्य है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने ये इंडेक्स जो है लॉन्च किया है। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है कि पहला, वो तो मैं बता चुका आपको, दूसरा, तीसरा या चौथा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा पहला। तो ये जो है पहला ऐसा राज्य है हमारा। ठीक है ना। और उस इंडेक्स को क्या बोलेंगे? CSI, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स। ठीक है। और जो इसमें मुख्य उद्देश्य है वो बिजली उपभोक्ता जो सेवा है, जो बिजली का जो हम लोग सर्विस दे रहे हैं, गवर्नमेंट जो सर्विस दे रही है, उसमें सुधार और संतुष्टि को मापना है भाई, कि इसमें कितना सुधार हुआ है और आप लोग कितने संतुष्ट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इसी से रिलेटेड है। हरियाणा में CSI को किस समय सीमा में लागू करने का निर्देश दिया है? मतलब कितने समय में आपको लागू करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन ए है 1 महीना, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन बी है 3 महीना, ऑप्शन सी है 6 महीना, और ऑप्शन डी है 1 साल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 महीना। 3 महीने के अंदर जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, जो बिजलियां बांटती हैं, उनको ये लागू करना ही करना होगा, ऐसा निर्देश दिया गया है। CSI के साथ एक जो है ना बैलेंस स्कोर कार्ड BSC प्रणाली भी लागू होगी, जिसमें सारा स्कोर, हर एक जो हम क्वेश्चन बताएंगे, जो क्वेश्चन पूछेंगे, उसका स्कोर उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बिजली वितरण कंपनियों पर लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। हरियाणा में बिजली उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक लागू करने का निर्देश किसने दिया है? ये जो ऑर्डर जारी किए हैं किसने जारी किए हैं? ऑप्शन ए है राज्य सरकार, ऑप्शन बी है ऊर्जा मंत्री, ऑप्शन सी है हरियाणा विद्युत नियामक आयोग HERC, ऑप्शन डी है बिजली कंपनी के अधिकारियों द्वारा। बिजली कंपनी के अधिकारियों द्वारा तो क्या होगा, लेकिन हाँ इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग HERC। HERC को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी जो है आपका काउंसिल, तो इसको बोलते हैं अपना हरियाणा विद्युत नियामक आयोग, ठीक है ना। चलिए, तो हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने जो रेगुलेट करता है हर चीज़ को बिजली के रिलेटेड, उसी ने ही ये निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, गुणवत्ता बिलिंग अनुभव शिकायतें आदि जो मैं आपको बता चुका हूँ ये इसमें जारी होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो बिजली वितरण कंपनियाँ हमारी जो मुख्य हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो UHBVN है, एक DHBVN है, ठीक है ना। चलिए, राज्य का पहला AI पावर्ड वन निगरानी सिस्टम कहाँ स्थापित होगा? AI पावर्ड वन निगरानी सिस्टम क्या है कि जो है ना, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है पूरे वन की निगरानी रखेंगे। कोई तस्करी तो नहीं कर रहा है, कोई एंट्री तो नहीं कर रहा है, कोई शिकार तो नहीं कर रहा है, या फिर कहीं आग तो नहीं लग गई है जंगल में। इन सब चीज़ों की जो है ना निगरानी करने के लिए AI पावर्ड वन निगरानी सिस्टम लगाया गया है। और सबसे पहले ये जो पावर्ड वन निगरानी सिस्टम लगाया गया था AI से रिलेटेड, ये लगाया था मध्य प्रदेश ने, ठीक है ना। और तो इसका ऑप्शन है मोरनी हिल्स में लगाया जाएगा, या कालेसर नेशनल पार्क में लगाया जाएगा, या सुल्तानपुर नेशनल पार्क में लगाया जाएगा। ऑप्शन डी है नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य में लगाया जाएगा। तो ये भी जब अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव चल रहा था उसी टाइम की घोषणा है, ठीक है ना। तो ये लगाया जाएगा कहाँ पे? कालेसर नेशनल पार्क के अंदर। इसमें क्या है कि इस नेशनल पार्क में क्या है कि 2 टावर लगेंगे 40 मीटर के, एक लगेगा जंगल के अंदर, एक लगेगा विभाग के अंदर। जो 7-8 मिनट में ही, जो जंगल के अंदर होगा वो 7-8 मिनट में ही जो है ऐसी कोई भी अगर ऐसी घटना घटती है आग लगने जैसी, या फिर किसी को कैप्चर करता है, तस्करी करता है कोई, इसको वो सेंस करके तुरंत अलर्ट भेजेगा विभाग वाले टावर के पास, ठीक है ना। एक जंगल में लगा है, एक विभाग में लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने किस परियोजना के लिए 126 करोड़ मंजूर किए हैं? अभी रिसेंट में शायद कल की ही न्यूज़ है कि 126 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो वो किस लिए दी है? नए स्कूलों के निर्माण के लिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बंधवारी लैंडफिल वेस्ट प्रोसेसिंग पुनः प्रारंभ करने के लिए, ऑप्शन सी राज्य विश्वविद्यालय विस्तार के लिए, जो यूनिवर्सिटी हैं उनके विस्तार के लिए, ऑप्शन डी कृषि सब्सिडी योजना। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो है बंधवारी लैंडफिल वेस्ट प्रोसेसिंग पुनः प्रारंभ करने के लिए। एक्चुअली ये बंधवारी लैंडफिल वेस्ट प्रोसेसिंग जो है, ये जो हमारा जो कचरा निकलता है शहरों में, गाँव में, उसको निपटान के लिए जो है ये योजना प्रारंभ की थी हमने, लेकिन बीच में इसको बंद कर दिया था। तो इसको अब दोबारा से शुरू करने के लिए 126 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, ठीक है ना। चलिए मैं इसकी डिटेल दिखा देता हूँ आपको। कचरे के निपटान और वेस्ट प्रोसेसिंग को दोबारा मंजूरी दी गई है, ठीक है ना। और उद्देश्य क्या है इसका? पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, ये इसका उद्देश्य है। भाई पर्यावरण प्रदूषण तो कम होगा ही जब अगर कचरे का हम कम्प्लीटली 100% निपटान कर देंगे। हालांकि 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा कचरे का और जो है प्रोसेसिंग का जो है वेस्ट को प्रोसेस करके अगर हम क्लियर कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें कमी आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हरियाणा प्रशासन ने किसी गृह सचिव, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव भी हैं, तो किनको गृह सचिव नियुक्त किया गया है? मुख्य सचिव तो जो है हमारे अनुराग रस्तोगी हैं, लेकिन जो अतिरिक्त मुख्य सचिव का जो पदभार अभी जिनके पास है वो कौन है? और उन्हीं को ही अब गृह सचिव का दिया गया है, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे फेरबदल किए हैं प्रशासन ने, सभी ऑफिसर्स को इधर उधर किया है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, गृह सचिव का क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑप्शन ए अनिल विजय, ऑप्शन बी सुधीर राजपाल, ऑप्शन सी सागर कोचर, ऑप्शन डी चंद्रहास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुधीर राजपाल, ऑप्शन बी, ठीक है ना। और ये 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये हरियाणा के ही हैं। इनका कैडर भी हरियाणा है और इनका जो होम स्टे है, जो होम स्टेट है वो भी हरियाणा है, ठीक है। और जो इससे पहले इस पद पे थी वो कौन थी? सुमिता मिश्रा आई थी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हरियाणा बोर्ड की नई पहल में किन विषयों को शामिल किया गया है? हरियाणा जो शिक्षा बोर्ड है हमारा, उसने एक नई पहल शुरू की है और वो किससे रिलेटेड की है? वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हम लेके आए हैं, सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हम लेके आए हैं 2020, उसके जो लक्ष्य हैं 2047 तक अचीव करने हैं हमें, उसी के अकॉर्डिंग जो है हरियाणा विद्यालय बोर्ड ने जो है अपना एक पहल शामिल की है। तो उसमें देखिए क्या किया है इन्होंने। ऑप्शन ए है वो 6 से लेकर 12th क्लास तक जो सिलेबस है उसके अंदर कुछ शामिल किया है। तो उसके बारे में पूछा गया है कि क्या शामिल किया गया है। इतिहास और भूगोल, ऑप्शन बी है एआई, रोबोटिक्स, कोडिंग, एग्रोटेक, ड्रोन, सी है केवल कंप्यूटर साइंस, डी है कृषि विज्ञान। तो इसका आंसर क्या होगा? हमें पता है 21वीं सदी की नीड क्या है आज के टाइम में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, रोबोटिक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, एग्रोटेक, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी, ठीक है, और ड्रोन। ड्रोन तो आजकल आपको पता है कि बॉर्डर पे हर जगह काम आ रखे हैं। बॉर्डर हो, समुंदर हो या कहीं भी हो, तो ऐसी हर जगहों पे ड्रोन काम आ रहे हैं। तो 21वीं सदी की सबसे ज़्यादा नीड ही यही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है ना। ये NEP 2020 के लक्ष्य के अनुरूप 21वीं सदी के कौशल, 21वीं सदी का कौशल जो है यही मांग रही है 21वीं सदी हम सब लोगों से, ठीक है। तो और कौशल सीखने का अवसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पहल के तहत, जो ये पहल जो शुरू की है, इस पहल के तहत हरियाणा में कितने स्कूलों में कंपोजिट टेक्निकल लैब स्थापित की जाएंगी? अब लैब भी होनी चाहिए इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए बच्चों को। तो कितने स्कूलों में जो है पूछा कि कितने स्कूलों में कंपोजिट टेक्निकल लैब स्थापित की जाएंगी? तो ये की जाएंगी 10 या 25। ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 100। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 100। ऐसे अभी फर्स्ट फेज के अंदर जो है 100 स्कूलों का निर्धारण किया गया है जिनके अंदर ऐसी कंपोजिट टेक्निकल लैब जो है वो खोली जाएंगी, ठीक है ना। और जो है 50 प्लस स्कूलों में जो स्टेम लैब खोल चुके हैं ऑलरेडी हम। और ये स्टेम की फुल फॉर्म क्या होती है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, ठीक है ना। तो इनसे जो है ना उनको कनेक्ट किया जाएगा और इन्हें ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब से भी कनेक्ट किया जाएगा, तभी ये सब चीज़ें एक दूसरे को कोरिलेट कर पाएंगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव 2026 में किसे नया मेयर चुना गया है? ये जनवरी में ही चुना जाता है, ठीक है ना। और जो इसके ऑप्शन है वो आप बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चंडीगढ़ जो है ना हमारी राजधानी है, पंजाब की भी राजधानी है, जो हमेशा एक विवादित मुद्दा रहता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है कुलदीप कुमार, ऑप्शन बी है सौरभ जोशी, ऑप्शन सी है अनूप गुप्ता, ऑप्शन डी है सौरभ जोशी। ये सौरभ जोशी 2 बार रिपीट हो गया शायद ना। हाँ तो ठीक, कोई बात नहीं, गलत टाइप हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से टाइप करके फिर PDF बना के फिर लेके आऊँगा, आप टेंशन ना लें। तो इसका जो आंसर होगा वो बी या डी कुछ भी लगा लो। अब तो आप सौरभ जोशी है वो क्या है कि भाजपा के जो है ना, भाजपा के हैं सौरभ जोशी। और 29 जनवरी 2026 को 29 जनवरी 2026 को जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था उसमें जो भाजपा का सौरभ जोशी है उसने जीत हासिल की थी। त्रिकोणीय मुकाबला किस किस में हो सकता है आपको पता है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा, इन्हीं में हुआ है। एक्चुअली क्या है कि चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विवादों में रहता है और कई बार सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कई अन्य फैसले सुना चुका है। और जो चंडीगढ़ का जो मेयर होता है उसका जो कार्यकाल होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका जो कार्यकाल होता है वो सिर्फ 1 साल का होता है, जो चंडीगढ़ का मेयर होता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए आपको ये अपने माइंड में रखना है, अपने दिमाग में डाल लेनी है चीज़ें। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% कह रहा हूँ आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लद्दाख में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में हरियाणा की किस खिलाड़ी ने फिगर स्केटिंग में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए हिया अदलखा, ऑप्शन बी मनु भाकर, ऑप्शन सी विनेश फोगाट, ऑप्शन डी शीतल देवी। तो आपको पता है मनु भाकर शूटर हैं, विनेश फोगाट रेसलर हैं, शीतल देवी ये आर्चरी की प्लेयर हैं बहुत अच्छी, ठीक है ना, तीरंदाजी की, और लेकिन ये जम्मू कश्मीर से हैं, ठीक है ना। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हिया अदलखा। इनके अलावा एक और प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। हमने जो है इसमें 2 गोल्ड जीते हैं, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो लद्दाख में हुए हैं इसमें हमने 2 गोल्ड जीते हैं स्केटिंग के अंदर। इसीलिए जो है ना हम पदक तालिका में टॉप के अंदर हैं।
ठीक है। और दूसरा जो गोल्ड जीता है वो किसने जीता है? दूसरा गोल्ड जो जीता है वो कार्तिका संधू ने जीता है। और ये दोनों मेधावी, ये दोनों बच्चियां जो है ना, ये दोनों गुरुग्राम से हैं। कहाँ से हैं ये? गुड़गांव से हैं दोनों। अब गुरुग्राम हो गया गुड़गांव, ठीक है ना। तो जिसका आंसर क्या होगा? हिया अदलखा। और ये जो है कार्तिका संधू, इनका भी नाम आप याद रखें, क्या पता ये पूछ लिया जाए, ठीक है, इसलिए मैंने डाल दिया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सीएम ने उन्हें किस रूप में जोड़ने का निर्देश दिया है? औषधीय पौधों की आजकल डिमांड ज़्यादा है, लोग बाग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमने औषधीय बोर्ड भी बनाया है। तो इसके जो ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए है सहकारी समिति के रूप में जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी है सीधे मंडी के साथ जोड़ने के लिए बोला है, निर्देश दिया है, ऑप्शन सी है क्लस्टर, ऑप्शन डी है स्वयं सहायता समूहों के रूप में जोड़ने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, आंसर सी, ठीक है ना। एक क्लस्टर बनाया जाएगा जिसमें औषधीय पौधों वाले जो किसान हैं उनको जोड़ा जाएगा। और सीएम ने ये जो निर्देश दिया है, ये जो है हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने निर्देश दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। बस भाई यही क्वेश्चन थे आज। मैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो हैं अभी हैं, रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। हाँ मैंने सोचा ख़त्म हो गए यार, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन और बच रहे थे जो इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में, इसी से रिलेटेड है, हरियाणा में औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों के पंजीकरण के लिए आयुर्वेदिक हर्बल फेड द्वारा कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो ऑप्शन ए है ई खेती, ऑप्शन बी है हर्बल हरियाणा पोर्टल, ऑप्शन सी है ई औषधि पोर्टल, ऑप्शन डी है किसान मित्र पोर्टल। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? औषधि से रिलेटेड है तो औषधि से संबंधित ही नाम होगा पोर्टल का भी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ई औषधि पोर्टल, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई औषधि पोर्टल पर अब तक कुल कितने किसान और आयुर्वेदिक दवा निर्माता पंजीकृत हुए हैं? एक्चुअल में जो ई औषधि पोर्टल है, इसमें जो औषधियों से दवाइयाँ बनाते हैं ना, उनको भी पंजीकरण करवाना अनिवार्य, किसानों को तो है ही औषधियों के पौधे बोने से पहले, ताकि उनको और सुविधाएं मिल पाएँ, ठीक है ना, और उनकी आय बढ़ सके इसलिए। लेकिन जो औषधियों से दवाई बनाते हैं उन लोगों को भी पंजीकरण करना हो सके, तो उसमें संख्या पूछी गई, डाटा आ सकता है, रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है 3000 किसान और 100 निर्माता, ऑप्शन बी है 4500 किसान और 118 निर्माता, ऑप्शन सी है 5500 किसान और 150 निर्माता, ऑप्शन डी है 4000 किसान और 118 निर्माता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 4500 किसान हैं ऐसे और 118 निर्माता हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में हरियाणा में कितने हेक्टेयर में औषधीय पौधों की खेती हो रही है? एक्चुअल में अभी अपना जो है ना आर्थिक सर्वेक्षण आएगा तो उसमें भी ये चीज़ें, ये जो हैं, ये जो डाटाज हैं, ये सारे आएंगे, वो मैं आपको बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ, आर्थिक सर्वेक्षण भी और बजट भी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम दोबारा रिवाइज़ कर लेंगे उनमें, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन अभी बन रहा था तो इसलिए मैंने ये करवा दिया है आपके पास यहाँ पे। वेट 1 मिनट यार, वेट यार, ये लैपटॉप में नंबर लगाया हुआ है मैंने। चलिए देखिए, वर्तमान में हरियाणा में कितने हेक्टेयर में औषधीय पौधों की खेती हो रही है? तो ऑप्शन ए है 3550 हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 4200 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 4557 हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 5100 हेक्टेयर। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 4557 हेक्टेयर, 4557 हेक्टेयर के अंदर, ठीक है। और जो मुख्य औषधीय पौधे जो हरियाणा में उगाए जाते हैं वो कौन से हैं? आंवला, एलोवेरा, अश्वगंधा, ऐसी ही कुछ औषधियाँ और हैं जो हम उगाते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, किसानों को, जो किसान जो हैं वो पारंपरिक खेती कर रहे हैं, कोई धान बो रहा है, कोई सरसों बो रहा है, कोई गेहूं बो रहा है, हालांकि उनकी जो इनकम है वो फिक्स हो जाती है इस चीज़ से, और कई कई सालों से फिक्स है। तो अब उनको जो है ना पारंपरिक फसलों से हटाकर जो है ना औषधीय खेती के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है, ताकि उनकी आय बढ़ा सकें, उनकी मार्केटिंग बढ़ा सकें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्यपाल की मंजूरी के बाद हरियाणा में कौन सा नया कानून लागू किया गया है जिसके तहत छोटे अपराधों में सज़ा की जगह जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, एक ऐसा कानून बनाया है कि जिसमें पहले जो छोटे छोटे अपराध होते थे डिपार्टमेंट्स में, कुछ कुछ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, तो उनमें क्या होता था कि उनको सज़ा मिलती थी, जेल की सज़ा होती थी। हालांकि वो इतने बड़े अपराध नहीं होते थे कि उनको जेल की सज़ा मिले। तो इसलिए जो है हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि एक नया जो है बिल पेश किया था 2024 के अंदर, और अब उसको जो है राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब उसको जेल में भेजने के बजाय उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके जो ऑप्शन है वो कौन से हैं, देखिए, हरियाणा न्याय सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन बी है हरियाणा जन विश्वास विधेयक 2024, ऑप्शन सी है हरियाणा व्यापार सुगम कानून, ऑप्शन डी है हरियाणा नागरिक अधिकार कानून। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, इसलिए रिलेटेड है ये आपसे क्योंकि हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो है ना ऐसे सवाल जो अपराधों से, कानून से संबंधित हैं, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, और ख़ास तौर पे वो सवाल जो नए बन रहे हैं, अभी करंट के इशू बन रहे हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रा ध्यान से, मतलब अच्छे से अपने दिमाग में रखें या नोट करें, वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है ना। और जो है पीडीएफ में प्रोवाइड करवाई दूँगा आपको, और जो ये जो ब्लैंक पेज आ रहे हैं बीच बीच में एक आधे, तो मैं इनको पीडीएफ में नहीं आएंगे ना, मैं इनको डिलीट करवा दूँगा पीडीएफ से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हालांकि ये सच्चाई है कि ऐसे क्वेश्चन जो है ना फील्ड से रिलेटेड, आप जिस जॉब में जा रहे हैं, आप कांस्टेबल पुलिस में जा रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो है ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, क्योंकि आपका सिलेबस मैंने चेक किया तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो फील्ड से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं 25। हरियाणा जन विश्वास कानून के तहत राज्य के कितने विभागों से जुड़े छोटे अपराध से जेल की सज़ा समाप्त कर दिया गया है। तो ये हैं 12 विभाग, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है 17 विभाग, ऑप्शन सी कह रहा है 15 विभाग, ऑप्शन डी 20 विभाग। तो ऐसे जो है ना 17 विभाग हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऐसे जो है ना 17 विभाग हैं जिनसे जो है जिनके अंदर, जिनसे जुड़े छोटे अपराधों के लिए जो है जेल की सज़ा अब समाप्त कर दी है, सिर्फ जुर्माने की सज़ा लगाएंगे, सिर्फ जुर्माना बड़ लगा दिया जाएगा उन पे। उनमें से कुछ विभागों के नाम मैंने यहाँ दिए हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जैसे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, शुगर केन जो गन्नों से रिलेटेड है, पशुओं का रजिस्ट्रेशन जो होता है, जैसे कुछ लोग पशुओं का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं या फिर उनके ऊपर भी हो जाता है, तो फिर या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, वेयर हाउस हो गया, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस आदि हो गई। इनमें जो छोटे अपराध हैं उनके ऊपर जेल की सज़ा जो है वो समाप्त कर दी गई, सिर्फ उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई अधिकारी या फिर कोई अन्य आदमी इस तरह की उनमें सहायता नहीं कर रहा है या फिर कोई अपराध छोटा मोटा कर रहा है ऐसा, तो उनको जो है उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। और ये किस लिए किया गया है, हरियाणा जन विश्वास कानून लागू होने के बाद कितने एक्ट्स के 164 प्रावधानों में सज़ा समाप्त कर दी गई है। कुछ ऐसे अधिनियम थे, कुछ ऐसे एक्ट्स थे जिनके अंदर 164 प्रावधान ऐसे थे जिनमें जो है उनकी सज़ा का उल्लेख था। तो पूछा है कि ऐसे कितने अधिनियम थे जिनके अंडर आने वाले 164 प्रावधान हैं, इनमें जो है सज़ा समाप्त करती है। ऑप्शन ए है 35 अधिनियम, ऑप्शन बी है 42 अधिनियम, ऑप्शन सी है 50 अधिनियम, ऑप्शन डी है 45 अधिनियम। तो ये जो है ये थे 42 अधिनियम, ठीक है ना। ऐसे 42 अधिनियमों को जो है उनको दोबारा से जो है ना उनको रिसर्च करके उनमें से जो 164 प्रावधान थे उनको लगा के, सरकार को लगा के भाई ये अपराध इतने बड़े नहीं है कि किसी को जेल की सज़ा दी जाए, क्योंकि वो मानसिक टॉर्चर भी हो गया, शारीरिक टॉर्चर भी हो गया। तो इसलिए 164 प्रावधानों में से ऐसी सज़ा समाप्त कर दी गई जो 42 अधिनियम जिनके लिए बने थे, ठीक है ना। तो उनकी सज़ा समाप्त कर दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्योंकि नया कानून आया है, हरियाणा सरकार ने लागू किया है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके ऊपर। तो मैंने उसके डिफरेंट एमसीक्यू बना के आपके सामने पेश किए हैं, ठीक है। तो देखिए अब लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, जन विश्वास कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है। छोटे मोटे मध्यम जो उद्यमी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको जेल से, कैडर से मुक्त करना, ऑप्शन बी व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाना, ऑप्शन सी अदालतों पर बोझ कम करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो जो इसका आंसर होगा होगा उपरोक्त सभी। हाँ, जो छोटे और जो मध्यम वर्ग के जो बिजनेसमैन हैं उनको जेल जाने का डर लगा रहता है कि हरियाणा में बिज़नेस करेंगे तो छोटे मोटे कानून ऐसे हैं जिनमें पकड़ के हमें अंदर डाल देंगे, ठीक है। और इससे क्या है कि व्यापार भी जो है ईजी हो जाएगा, लोग बाग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। अदालतों पर भी छोटे छोटे केसों की बहुत सारी फाइलें पड़ी रहती हैं, ठीक है ना। और एक केस तो छोटा सा है, गलती तो छोटी सी करी है, लेकिन बंदा कई साल से जेल के अंदर है, तारीख पे तारीख लगती जा रही है क्योंकि केस ही इतने हैं कोर्टों के पास, ठीक है ना। तो इसलिए इन सब को कम करने के लिए, इन सब को एक बिज़नेस को अच्छा बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए जो है ये कानून लेके आए हैं हरियाणा सरकार के प्रशासन के अधिकारी और जो हमारे एमएलए हैं वो लेके आए हैं ये कानून, जिसको राज्यपाल ने जो है मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो थैंक यू भाई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई ये सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे को भी मोटिवेट करें और ख़ुद भी मोटिवेट रहें, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट वीडियो आएगी, अब धीरे धीरे ऐसी वीडियो आएंगी जिनसे ना आपके एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं इतनी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं इतना जो है देख रहा हूँ हर एक एग्ज़ाम को, जितने पुराने एग्ज़ाम हुए उन सबको मैं उनका निचोड़ निकाल के आप लोगों के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट प्रोवाइड करें यार। एक सब्सक्राइब करने में क्या टाइम लगता है, 1 सेकंड लगता है, उससे कुछ आप पे लोड तो पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।